फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, कि जब भारत के लोगों की किस्मत अंग्रेज़ों के हाथ में थी तब वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 150 साल की गुलामी के बाद अंग्रेज लोगों को हटाकर हम अपना भविष्य लिख सकते थे कि हम किस तरीके से आगे जीवन जिएंगे, जो कि हमारे संविधान में नियम लिखे हुए थे। After 150 years of the British rule, the members of the Constitutional Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle has helped produce। इसमें दे रखा है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब हमारे लोगों, हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात की ज़रूरत समझी कि अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो वो लोकतांत्रिक देश बनेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, और डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो उसमें सही कॉन्स्टिट्यूशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसकी भी सोच इन्होंने रखी। यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेटर इन द चैप्टर। इसमें दे रखा है कि आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या क्या वर्क हुए थे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। द फोटो अलॉन्ग साइड शोज द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इस फोटो के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू है वो पूरी संविधान सभा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसके मेंबर्स को जो है एड्रेस कर रहे हैं या फिर कुछ बातें बता रहे हैं। अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको समझना है, समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। बाद में आप कहें कि मैम हमको समझ में नहीं आया तो रिकॉल नहीं करूँगी मैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो समय है उसके अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर उनका खुद का संविधान है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all the countries that have a constitution are democratic। इसमें दे रखा है कि जबकि हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब ऐसा देश जिसके अंदर लोकतंत्र है या फिर लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, संविधान तो है, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर देश जिसके अंदर संविधान है वो डेमोक्रेटिक है या फिर लोकतांत्रिक है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें हैं लेकिन तो भी वहाँ पर संविधान बना हुआ है, मतलब गलत संविधान है लेकिन संविधान है। तो आप इस बात को उससे जोड़ के नहीं देख सकते कि अगर किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो देश जो है डेमोक्रेटिक है। इस चीज़ को समझना है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। इसमें देखा है कि एक संविधान जो होता है वो हमको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देता है। फर्स्ट, सबसे पहला, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। कोई भी देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सबसे बड़ी बात जो भी किसी भी देश के संविधान में होती है, उनका सबसे बड़ा मेन मोटिव यही होता है कि सबसे पहले हमारा जो देश है उसके अंदर लोग कैसे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और हमारे देश के अंदर हमको नागरिकों को क्या क्या हक देने हैं। सबसे पहला काम तो नागरिक कैसे रहेंगे और देश कैसा रहेगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और पुट अनदर वे, और अगर हम किसी और वे की बात करें, किसी और बात की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द अवर सोसाइटी इज़। हमारे देश का जो पूरा समाज है उसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार या फिर हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, हमारी फंडामेंटल नेचर क्या होगा, ठीक है, कि हमको कैसे रहना है इस देश में, क्या बातें हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। A country is usually made up of the different communities of the people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। इसमें दे रखा है कि एक देश जो होता है उसके अंदर अलग अलग नागरिक रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदाय के। बहुत सारे देशों के अंदर तो एक ही धर्म के लोग रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में जाएंगे तो मुस्लिम भी मिलेंगे आपको, बहुत कम दूसरे लोग मिलेंगे, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। तो इसमें दे रखा है कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी बातें लिखी रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर बात से खुश हो। कॉन्स्टिट्यूशन हैव सर्व्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन अ बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में संविधान जो है हमको मदद करता है कि हम हमारे देश के नियम कानूनों को जानें, हमारे देश के कायदों को जानें कि अगर हम इस देश के व्यक्ति हैं तो हमको किस तरीके से रहना है और हम पर सरकार किस तरीके से राज कर सकती है। ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट बट आल्सो एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। इसमें दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ सरकार चलाने की बातें नहीं होती हैं, इसके अंदर एक एग्रीमेंट भी होता है विचारों का, जिसके अंदर जिन विचारों पर पूरा देश सहमत होता है, मतलब ऐसे ही पूरे देश को रहना है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए संविधान बहुत सोच समझ के बनाया जाता है किसी भी देश का। और सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन
सबसे बड़ी बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की वो सिर्फ भारत की ही है। भारत में जो लिखित संविधान है वैसा पूरी दुनिया में किसी देश का नहीं है। तो ये हमारे लिए प्राउड करने वाली बात है। अब हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अब आपके थोड़े से टिपिकल वर्ड्स भी आएंगे, तो आप कैच कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। लेट अस ट्राई। अब हम ट्राई करते हैं एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द नेपाल। नेपाल जो देश है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, एकदम छोटा सा देश, उस देश के इतिहास में क्या हुआ वो आज हम इसके बाद उस नेपाल की बातों से हम जानेंगे कि संविधान की ज़रूरत कैसे होती है लोगों को, क्योंकि हमको तो ज़्यादा संविधान की ज़रूरत पड़ी नहीं, हमारे देश में तो आज़ादी के बाद ही बन गया था, लेकिन वो देश जहाँ पर लोगों को संविधान के लिए लड़ना पड़ा उनमें नेपाल का भी नाम आता है। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। भारत के नॉर्थ के अंदर, मतलब भारत की जो उत्तर दिशा है वहाँ पर नेपाल आता है। इंडिया का मैप हम सभी जानते हैं, उसमें साइड में आता है। अब यहाँ से द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल, अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की। इसमें दे रखा है कि पुराने समय की बात करें तो नेपाल जो था मोनार्की था। मोनार्की मतलब वहाँ पे शाही शासन था, राजा महाराजाओं का राजनेता है, उसको बोलते हैं मोनार्की। तो वहाँ पे राजा महाराजाओं का राज था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन द 1990 रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। इसमें दे रखा है नेपाल के अंदर पहले संविधान बना हुआ था जब राजा थे, लेकिन उस संविधान में जो 1990 का संविधान था उसके अंदर एक बात सबसे ज़रूरी थी कि सारे जो भी पावर्स थे या फिर सारी जो शक्तियाँ थी वो सिर्फ और सिर्फ राजा के हाथ में थी। अ पीपुल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर द सेवरल डिकेड्स टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी। नेपाल के अंदर जो लोग हैं उन्होंने मूवमेंट करा, आंदोलन चलाया इस बात के लिए कि उनके देश में लोकतंत्र आए या फिर उनको अपने नेता को चुनने की आज़ादी मिले, क्योंकि वहाँ पे राजा थे, तो राजा के बाद राजा का पुत्र, उसका पुत्र, और ऐसे करके राजा बनते हैं परिवार वाले। लेकिन लोगों से नहीं पूछा जाता, तो लोग ये चाहते थे कि हमको वोट देने का अधिकार मिले, हमारे देश में डेमोक्रेसी आए। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग द एंड ऑफ द पावर ऑफ द किंग। और 1990 से लेकर 2006 तक जब लोगों ने आंदोलन चलाया इतने सालों तक, उसके बाद आखिरकार राजा को हटना पड़ा और वहाँ पर जो है पावर आ गए, दूसरे पावर। The people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy। अब नेपाल को अगर लोकतांत्रिक देश बनाना है तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सारे हक राजा के हाथ में हैं, उसको बदलना होगा और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जिसमें लोगों की भी भागीदारी हो। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideal of the country that they want Nepal to be and they have fought for। इसमें लिखा है रीज़न कि नेपाल के अंदर उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को लगता था कि जो पुराना संविधान है उसके अंदर वो बातें नहीं हैं जो नेपाल के लोग चाहते हैं या जिस तरीके से नेपाल के लोग जीना चाहते हैं या फिर उनके हक होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई करी और उनको नया संविधान मिला। As in the game of the football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether। जैसा कि हमने जाना था कि फुटबॉल के अंदर आपको बॉल जो है पैर से ही मारनी है, अगर आपने हाथ से बॉल मार दी तो फुटबॉल नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सारे हक राजा के हाथ में चले जाते हैं, गलत तरीके से बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी जाती हैं तो उनका गलत इफेक्ट पड़ता है, उस देश को हम अच्छा नहीं मान सकते लोकतांत्रिक रूप से, डेमोक्रेटिक रूप से। लेकिन अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन सही है, अगर फुटबॉल को फुट से ही खेला जाता है, पैर से ही, तो फुटबॉल कहलाती है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अगर सही है तो हम उसको सही कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे और देश को डेमोक्रेटिक भी कहेंगे। Nepal, by moving from a monarchy to the democratic country, needs to change all of its constitutional rules in order to use in new society। इसमें दे रखा है कि नई सोसाइटी, जो नया समाज था नेपाल का, जिसमें लोगों को नए हक मिलने वाले थे, उनके लिए एक नया संविधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे लोग नेपाल के लोग रहना चाहते हैं वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हो, ये भी लोग सोच रहे थे। दिस इज़ वाई, इसी के कारण द पीपल ऑफ द नेपाल अडोप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके कारण नेपाल के लोगों ने नया संविधान अपनाया फॉर द कंट्री इन द 2015 के अंदर उनको अपना नया संविधान मिला कुछ साल पहले ही। द कैप्शन अलॉन्ग साइड इलेबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी। और सबसे आखिरी बात यही है कि नेपाल के लोग जो है उन्होंने कैसे स्ट्रगल करा डेमोक्रेसी के खिलाफ। The second important purpose of the constitution is to define the nature of the country's political system। अब इसमें ये रखा है कि दूसरी बात जो संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो ये भी होती है कि
हमारा देश या फिर कोई सा भी देश जिसके अंदर संविधान लिखा है उसमें नेता को क्या क्या रूल दिए जाएँ या फिर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है चुनाव करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज बीन रूल्ड बाय द किंग एंड इट्स काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। जैसे कि नेपाल के पुराने संविधान में लिख रखा था कि अगर देश को चलाना है तो सिर्फ राजा चलाएगा या फिर उसके मंत्री। In the countries that have adopted a democratic form of the government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within this society। इसमें दे रखा है कि जब नया कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में बना है जहाँ पर डेमोक्रेसी भी है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करेगा कि उसके अंदर सही गाइडलाइन होंगे, सही दिशा निर्देश होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर समाज के लोगों को रहना है, किस तरीके से नेता के हक है, किस तरीके से लोगों के हक हैं। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।